Hello students, welcome to my YouTube channel Wi-Fi Success Classes. Students, today we have very important topic of synthesis. The topic is past participle. This is the next topic of present participle. Present participle के बाद ये past participle उसका अगला और next topic है, which is also most important just like a present participle. So let's start our topic without wasting the time. समय की बर्बादी के बिना हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. देखिए पास्ट पार्टिसिपल जो होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है. इट मीन्स जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म समझते हैं. द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल. जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल हुआ करती है. बट लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि आप जिस तरह से अब तक आप थर्ड फॉर्म का यूज़ करते आए हैं सेंटेंसेस में, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों टेंसेस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. बट हेयर इन दिस टॉपिक पास्ट पार्टिसिपल यू विल यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन डिफरेंट मैनर. यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म का जो कि पास्ट पार्टिसिपल है का प्रयोग एक अलग मैनर में यानी कि अलग ढंग से आपको करना है. कैसे? लेट्स सी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर यूँ होता है. हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट दिया रहता है, हेल्पिंग वर्ब दी रहती है, मेन वर्ब दी रहती है और ऑब्जेक्ट भी दिया रहता है. सम टाइम एक्सेट्रा वर्ड होते हैं. एक्सेट्रा कभी कुछ शब्द आपको पीछे मिल जाएंगे सेंटेंस और आगे मिल जाएगा पीछे लंबा होता हुआ. कभी कभी कुछ शब्द आपको आगे भी मिल जाएंगे सब्जेक्ट से पहले. दीज आर एक्सेट्रा वर्ड्स हुआ करते हैं. तो आप अगर पहचानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ आज सीखेंगे इसमें, और आप हमेशा जो यूज़ करते आए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में और इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन टेंसेस में आप जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते रहे हैं. कभी हैज़ और हैव के साथ, तो कभी हैड के साथ, तो कभी विल हैव और शैल हैव के साथ. तो उनसे और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज़ द टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट, जो कि उससे पूरी तरीके से अलग है. लेट्स कंफर्म. देखते हैं क्या है डिफरेंस. देखिए जब आप, ये रहा मेन वर्ब, इस मेन वर्ब के स्थान पर आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं यहाँ पर, तब आपका ये वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है जिसे आप जानते हैं. और जिसको आपने जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उनके हिंदी मीनिंग को समझने के लिए आप ये पहचान को आप रट लेते हैं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंत में आता है जिसके लिए आप थर्ड फॉर्म का यूज़ किया करते हैं. बट डियर स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द टॉपिक. उन टॉपिक से ये अलग है. यहाँ पर आपको ये एक टेंस की तरह आपको नहीं सीखना है, बल्कि ये पास्ट पार्टिसिपल जो है आपको इस तरह से सीखना है जिसमें आप ये समझ लें कि ये थर्ड फॉर्म या तो सब्जेक्ट की जगह पर आनी है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर आनी है या इसके भी अतिरिक्त हो सकता है सब्जेक्ट के और आगे या फिर और पीछे जो कि एक्सेट्रा वर्ड होते हैं उनकी जगह पर इनका यूज़ किया जाना है. उसके बाद लेट मी टेल यू कि आखिर पास्ट पार्टिसिपल में होता क्या है. तो सबसे पहले आपको बताएं कि थर्ड फॉर्म जो वर्ब की होती है वही पास्ट पार्टिसिपल होता है. और जब वो पास्ट पार्टिसिपल होता है तो वो एक एडजेक्टिव बन जाता है, जबकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंसेस में एडजेक्टिव नहीं होती, वो मेन वर्ब का टास्क परफॉर्म करता है. जबकि यहाँ पर ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक एडजेक्टिव बन जाती है. और जब एडजेक्टिव बन जाती है तो उसे हम और क्लियरिटी से समझने के लिए हम कुछ हिंदी वर्ड्स पर ध्यान देते हैं. तो हिंदी वर्ड्स में जब कोई वर्ड
थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, राइट डाउन किया जाता है, तब हम वहाँ पर हुआ, हुई, हुए या फिर आ, ई, ए ये अर्थ निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव अ वर्ड, हमारे पास एक ये वर्ड लिखा है ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना। जब उसको मैंने थर्ड फॉर्म में लिखा तो ब्रोकन, इट मीन्स ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, थर्ड फॉर्म लिखा तो ब्रोकन। जबकि आप टेंसेज में यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ आपको पता है क्या होता है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या अर्थ हो जाएगा, ब्रोकन का टूटा हुआ या फिर टूटी हुई भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर डॉट 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 लिख देता हूँ। मीन्स टूटा हुआ, टूटी हुई या टूटे हुए। आप जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल का, फेमिनिन जेंडर और मस्कुलिन जेंडर का जब डिफरेंस होगा तो तीन चीज़ें निकल कर आएंगी, टूटा हुआ, टूटी हुई और टूटे हुए। या फिर कभी कभी हम लोग ऐसे भी कह लेते हैं टूटी, और इसमें भी वही तीन फॉर्म, टूटी, टूटा, टूटे, वही सिंगुलर और प्लूरल, फेमिनिन जेंडर एंड मस्कुलिन जेंडर में फ़र्क रहता है। जैसे कि कुर्सी है तो आप क्या कहोगे, टूटी या टूटी हुई कुर्सी। कोई और चीज़ है जो कि प्लूरल है तो आप कह दोगे टूटे हुए या टूटे। तो इस प्रकार से आप जब पास्ट पार्टिसिपल होगा तो एडजेक्टिव का रूप लेते हुए वो इस तरह से लिखा जाएगा थर्ड फॉर्म में और उसका इस तरह से हिंदी अर्थ निकाला जाएगा। लेट्स कंफर्म द नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग हाउ। आगे की हम कंफर्म करते हैं। आगे की है टीयर। टीयर मीन्स होता है फाड़ना। यहाँ पर वर्ब लिखी है तो इसलिए इसका अर्थ आंसू नहीं है क्योंकि वर्ब चल रहा है। तो टीयर मीन्स फाड़ना, जिसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है टोर्न। अब टोर्न यानी कि फटी हुई, तो इसमें भी आप इसी तरीके से कह सकते हैं फटा हुआ, फटी हुई, फटे हुए कपड़े, फटी हुई शर्ट, ठीक है, फटा हुआ पर्दा। या फिर आप इस अंदाज में भी लिख सकते हैं फटा, फटी, फटे, यानी कि जैसे कि नोट है तो वो फटा हुआ है, शर्ट है फटी है, कपड़े हैं फटे हैं। सेम वे यहाँ पर भी आप इसे कह सकते हैं पढ़ा हुआ। मोबाइल में जब मैसेज आता है इनबॉक्स में तो अगर वो मैसेज आप एक बार ओपन कर चुके होते हैं तो उसमें वहाँ पर आता है रेड मैसेज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है रीड, और जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है तो लिखने में सेम होती है। इन अ रिटन फॉर्म इट इज़ अ सेम बट अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन इट इज़ अ डिफरेंट। उच्चारण की दृष्टि से अलग हैं। तो क्या है, रीड सेकेंड और थर्ड होगी तो रेड, रेड, रीड, रेड। तो यहाँ पर हुआ पढ़ा हुआ, जिसे आप ऐसे भी कह सकते हैं या आप जानते ही हैं क्या, पठित। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, यह पाठ हमारी पठित पुस्तक। पठित मतलब पढ़ी हुई, पठित यानी कि वही पढ़ी हुई। तो पढ़ा हुआ, पढ़ी हुई, पढ़े हुए, पढ़े हुए श्लोक, पढ़ी हुई कविता, पढ़ा हुआ पाठ। तो पढ़ा हुआ, पढ़ी हुई, पढ़े हुए। वैसे यहाँ पर पठित इस तरह से भी कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इधर आ, ई, ए का सेंस निकल रहा है, जबकि इधर हुआ, हुई, हुए का सेंस निकल रहा है। स्पेस कम होने के कारण सिंगल लिख रहे हैं, जबकि आप समझ सकते हैं कि बाद बाकी इनके तीन क्या अर्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट है रोट। रोट मीन्स होता है सड़ना या गलना, जिसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है रोटेन, मीन्स सड़ा हुआ, सड़ी हुई, सड़े हुए। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, सड़ा हुआ। इसको भी तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं, सड़ा हुआ, सड़ी हुई, सड़े हुए। सड़ा हुआ आम, सड़ी हुई सब्जी, सड़े हुए फल। और इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आ, ई, ए से भी लिख सकते हैं, सड़ा, सड़ी, सड़े। नेक्स्ट है राइट, लिखना, जिसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है रिटेन, जो कि पास्ट पार्टिसिपल बनने पर ये हो जाएगा लिखा हुआ, डॉट डॉट डॉट। और ये ऐसे भी हो सकता है लिखित, जैसे ये पठित वैसे ये लिखित। हम लोग कहते हैं लिखित एग्जामिनेशन
लिखित कार्य, रिटन एग्जामिनेशन, तो ये लिखित भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं क्या ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या उस टेंस में आने वाले चुका है, चुका, चुकी, चुके की तरह है? नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। बट राइट नाउ दिस इज़ हेयर एज एन एडजेक्टिव, यहाँ पर ये जो है एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया। इसीलिए सबसे पहले मैंने लिखाया वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है जब वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज़ की जाएगी तो वो एक एडजेक्टिव का कार्य करेगी और एडजेक्टिव की तरह ही आएगी। अब एडजेक्टिव क्या होता है आई विल टेल यू लेटर, बाद में बताते हैं, पहले लेट मी कन्फर्म। कवर, कवर से कवर्ड, तो कवर मीन्स होता है ढकना, यानी कि ढक लेना, तो हो जाएगा ढका हुआ, डॉट डॉट डॉट, या फिर ढका, ढकी, ढके, इस तरीके से। वही यहाँ पर नेक्स्ट है लॉस से लॉस्ट, लॉस मीन्स खो देना या नुकसान हो जाना, तो खो देना से जब लॉस्ट हो जाएगा तो हो जाएगा खोया हुआ, डॉट 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 डॉट। इस तरह से कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एक पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज़ की जाएगी इट विल बी एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव होगी। अब बात करते हैं व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव इज़ द वर्ड दैट डिनोट्स एनी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एनी अदर वर्ड। एडजेक्टिव किसी दूसरे शब्द को, वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, खुद एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकती है, जिसको वो डिनोट करता है, मीन्स क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बतलाता है सिंपली। तो इस तरह से ये थे हिंदी कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, ताकि आप अभी जो हम सिंथेसिस करेंगे तो सिंथेसिस करेंगे इसलिए अगर हमें ये चीज़ क्लियर है जो कि बेसिक्स है इसकी, तो हमें सिंथेसिस करने में कंफर्ट होगा, आराम होगी। अब हम एग्जांपल शुरू करते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। लेट मी टेल यू द एग्जांपल्स वन बाय वन। आई होप सो दैट यू विल श्योरली अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे सामने। अब हमको सिंथेसिस करनी है, और सिंथेसिस जो कि हमारा चैप्टर पहले से ही चल रहा है, 2 वीडियोज़ बनाई जा चुकी हैं। अगर आपने इन वीडियोज़ को ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और सिंथेसिस वाले फोल्डर को खोलकर उसमें वो जाकर वीडियोज़ देखें। अगर आपकी बेसिक्स कमज़ोर हो तो आपको इसके अलावा प्रीपोजिशंस की प्लेलिस्ट में जाएं और साथ ही साथ टेंसेस की भी प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर उन्हें भी पढ़ लें। और बेहतर नॉलेज के लिए हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप सारे के सारे वीडियो, चाहे बेसिक्स के हों चाहे इन टॉपिक्स के हों विच इज़ समथिंग डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट, जो भी हों आप सभी को देखें। वैसे भी खाली टाइम में आप क्या करेंगे, पढ़े पढ़े, तो इसलिए कुछ पढ़ लें। तो इसलिए सिंथेसिस अब हमको करनी है। सिंथेसिस यानी कि हमारे सामने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। जब हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करके मीन्स जोड़कर एक सेंटेंस बना दें तो वो सिंथेसिस कहलाती है। तो हमारे सामने 2 सेंटेंसेस हैं, फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकंड वन इज़ दिस। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक कर देंगे। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं वो इस बात को जान लें, शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्होंने अभी तक सिंथेसिस चैप्टर को ना पढ़ा हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने पर जो सेंटेंस बनकर आएगा उस सेंटेंस का मीनिंग और इन दोनों सेंटेंसेस में दिए गए मीनिंग में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि सिंथेसिस का मतलब ही यही होता है टू कंबाइन द सेंटेंसेस 2 or more than 2 विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक बनाना और बनाने में उसका अर्थ ना बदले, ऐसी प्रोसेस को सिंथेसिस कहते हैं। तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और जोड़ने पर दोनों सेंटेंसेस का अर्थ सिर्फ एक ही सेंटेंस में कंप्लीट तौर पर आ जाएगा, इसी को सिंथेसिस कहते हैं। और वो हमने आपको इसलिए सिखाई क्योंकि वो आपको इस सिंथेसिस करने में भी कंफर्टेबल और इजी लगेगा, और साथ ही साथ आप स्टोरीज़ करेंगे उनमें आपको उससे हेल्प मिलेगी। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल एज आपको
रीडिंग में, राइटिंग में, तमाम चीज़ों में उससे हेल्प मिलेगी। तो हमारे पास दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ ही हैज़ मैनी चेयर्स, उसके पास कई सारी कुर्सियां हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ चेयर्स आर ब्रोकन, और दूसरा है कुर्सियां टूटी हुई हैं। तो देखो ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स टूटी हुई, वो मैंने उधर समझाया हुआ था कि ब्रेक से जब ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल का रूप लेगा तो इस प्रकार से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि पास्ट पार्टिसिपल होगी कहलाएगी टूटा हुआ, टूटी हुई, टूटे हुए, यानी कि ब्रोकन। तो हम आपको ट्रिक से बताएं कि इतना आसान इसको बनाना कि जब भी आपके पास दो या दो से अधिक सेंटेंसेस हो तो आपको पास्ट पार्टिसिपल से बनाने के लिए आपको देखना है कि उन सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल कहाँ पर है। तो आपने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल ये रहा ब्रोकन, तो आपने ढूंढ लिया, और इसको ढूंढने के बाद आप क्या करें, ब्रोकन यानी कि टूटी हुई, क्या है टूटी हुई, कुर्सियां, उसको लाओ और लाकर उसी नाउन या वर्ड के आगे लाकर रख दो जिसके लिए वो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की गई है। तो जब हम इस ब्रोकन को चेयर्स के साथ रख देंगे तो हमारा ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही हैज़ मैनी ब्रोकन चेयर्स। तो बच्चों ये बन गया सिंथेसिस। लेट अस चेक, हम अब चेक करते हैं कि आखिर हमारा जो सिंथेसिस हुआ है क्या ये करेक्ट है। उसके पास कई कुर्सियां थीं, कुर्सियां टूटी हुई थीं। तो देखो मैंने जब इसमें जोड़ा तो उसका क्या बना, ही हैज़ मैनी ब्रोकन चेयर्स, उसके पास कई टूटी हुई कुर्सियां थीं। तो आप खुद देख सकते हैं टूटी हुई कुर्सियां, जब आप यहाँ से यहाँ तक आप इसका अर्थ निकालेंगे, ब्रोकन चेयर्स, टूटी हुई कुर्सियां, टूटी हुई कुर्सियां, तो वहाँ पर मैंने बताया था हुआ, हुई, हुए के साथ में आएगा, तो इसलिए टूटा हुआ, टूटी हुई और टूटे हुए उसका अर्थ हो गया। तो मैंने पाया कि ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, ये कंबाइन यानी कि जुड़ भी गया है, और इसका जो हिंदी अर्थ है वो भी ऊपर वाले सेंटेंसेस की तरह सेम है। ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट। अब हम अगला वाला करते हैं। नेक्स्ट इज आई फाउंड माई बुक। पहला सेंटेंस है अगले एग्जाम्पल का, मुझे मेरी बुक मिल गई यानी कि किताब मिल गई। द बुक वॉज टोर्न, किताब फटी थी या फटी हुई थी, किताब फटी थी या फिर फटी हुई थी। तो आप देखिए जैसा कि पीछे वाले एग्जाम्पल में बताया था कि जब दोनों सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में भी आपको अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल मिल जाए तो तुरंत आप उसको जो है मार्क करें और ये सोचें कि ये किस वर्ड के लिए दूसरे सेंटेंस से यूज़ किया गया है। तो आप देखेंगे टोर्न फटी हुई, क्या फटी हुई, बुक। तो इसको उठाएं और लाकर बुक के आगे रख दें और इस प्रकार से ये सेंटेंस आप ऐसे बना लें, आई फाउंड माई टोर्न बुक। तो ये जो है सिंथेसिस बन के तैयार हो गई। अब हम चेक करते हैं कि हमारी सिंथेसिस करेक्ट है। तो हमारा हिंदी अर्थ जब हम इन दोनों सेंटेंसेस का अलग अलग और इस जुड़े हुए सेंटेंस का जब अर्थ निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या उन दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग यानी कि अर्थ था वो इस एक सेंटेंस में आया या नहीं आया। लेट अस चेक। मुझे आई फाउंड माई बुक, मुझे मेरी किताब मिल गई। द बुक वॉज टोर्न, किताब फटी हुई थी। अब देखिए यहां पर आई फाउंड माई टोर्न बुक, मुझे मेरी फटी हुई किताब, टोर्न बुक, फटी हुई किताब, मुझे मेरी फटी हुई किताब मिल गई। अब बच्चों इस सेंटेंस में एक और है, एक डीप पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सेंटेंस को अगर आप ऐसे के बजाय अगर ऐसे लिखें, आई फाउंड माई बुक और टोर्न लिख दें पीछे तो भी ये सही है। बट अगर आप ये सोचेंगे कि आखिर फिर सही है तो अंतर क्या है, तो अंतर मैं बताता हूं, लेट मी टेल यू। जब आपने इस टोर्न को आगे लगाया इसका मतलब है मुझे
मेरी फटी हुई किताब मिल गई, यानी कि जब किताब इनकी खोई थी, जब इन्होंने किताब अपनी खो दी थी तो वो किताब पहले से ही फटी हुई थी, तो इसलिए इनको मालूम था, इसलिए ये कह रहे हैं कि मुझे मेरी फटी हुई किताब मिल गई, यानी कि पहले से ही फटी थी और वो उनको मिल गई, उनको मालूम था। बट अगर आपने सेंटेंस को इस तरह से बनाया, आई फाउंड माई बुक टोर्न, मुझे मेरी किताब मिल गई, लेकिन टोर्न पीछे लिखा है, इसका मतलब वो पहले फटी हुई नहीं थी, लेकिन अब किताब मिल तो गई, लेकिन मिलने के बाद उन्होंने देखी ये फटी हुई है, यानी कि बाद में फटी है, किसी और ने फाड़ी है। तो दोनों में डिफरेंस ये है। कितना आप देखेंगे कितना बारीक डिफरेंस है और कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें किताब पहले से फटी थी और इसके सब्जेक्ट को पता था कि किताब फटी है, जो कि वो इस सेंटेंस में अपनी बात को कह रहा है, जबकि इसमें किताब फटी हुई है परंतु पहले से ही फटी नहीं थी, उसको जब मिली है दोबारा में तब फटी हुई थी, जो वो इस बात को कह रहा है, इसलिए टोर्न पीछे लगाया गया, इसमें टोर्न आगे लगाया गया। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट एंड कीप इट इन योर माइंड। And now let us see the next example. The next example is they left the room, and the second one of this example is it was spoiled. Here the meaning of spoiled means गंदा संदा खराब। जो हॉस्टल होते ना, स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते बहुत गंदगी करते, अगर आप भी रहे होंगे तो आपने भी बहुत गंदगी की होगी। जब तक कि अगला खाना नहीं बनाएंगे तब तक कि बर्तन गंदे और झूठे रखे ही रहेंगे, और हो सकता है कि नल के नीचे रखे रहें। कमाल की ज़िंदगी होती है, शायद आपको भी मौका ना मिला हो, कभी मिलेगा मौका। सो स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पॉइल। स्पॉइल की ये थर्ड फॉर्म है जो कि पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है। जैसे कि पीछे वाले सेंटेंसेस में भी बताया कि जब दोनों सेंटेंसेस में या दो से अधिक सेंटेंसेस जो भी हों उनमें से थर्ड फॉर्म मिल जाए उसको तुरंत मार्क करें और ये सोचें ये किसको कहा। तो स्पॉइल्ड किसको कहा? रूम को कहा। तो इसको लाकर वहीं पर रख दें और सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो सेंटेंस आपका है दे लेफ्ट द स्पॉइल्ड रूम। तो उन्होंने कमरा छोड़ दिया। कमरा गंदा संदा था। जब सिंथेसिस की तो ये हुआ उन्होंने गंदा संदा कमरा छोड़ दिया। अब यहाँ पर भी इस सेंटेंस को भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। इसमें भी इस स्पॉइल्ड को रूम के पीछे ला सकते हैं। इसका भी अर्थ ऊपर वाले ही सेंटेंसेस की तरह हो जाएगा। इट मीन्स ये कि उन्होंने कमरा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कमरा पहले से ही गंदा संदा था, इसलिए उन्होंने कमरा छोड़ दिया, उन्होंने लिया ही नहीं। बट अगर आप इस स्पॉइल्ड को इस रूम के पीछे रखते हैं और लिखते हैं दे लेफ्ट द रूम, लेट मी राइट डाउन, दे लेफ्ट द रूम स्पॉइल्ड। अब इसका अर्थ क्या हो जाता है? दे लेफ्ट द रूम, उन्होंने कमरा छोड़ दिया। और क्या करके छोड़ दिया? गंदा संदा करके छोड़ दिया। अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। पहले वाले में ये है कि उन्होंने वो रूम यानी कि कमरा छोड़ दिया क्योंकि वो कमरा जो था गंदा था, पसंद नहीं आया, उसको लिया नहीं, छोड़ दिया। लेकिन जब ये वाला सेंटेंस बनाया जिसमें स्पॉइल्ड रूम के बाद यूज किया गया, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने रूम छोड़ा, यानी कि उस कमरे को लिया था, उसमें रहे थे, रहने के बाद उसमें खूब गंदगी की और गंदगी करने के बाद उसे गंदा संदा छोड़ दिया। तो ये इस तरीके से ये भी दो तरह से आप बना सकते हैं और दोनों में बारीकी डिफरेंस है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी कंप्लीटेड द वर्क, उसने अब काम पूरा कर लिया। द वर्क वॉज इन रिटिन, काम जो था वो लिखित में था। कार्य जो था करने के लिए, होमवर्क हो, क्लास वर्क हो, एनीथिंग में भी, तो वो रिटिन में था, लिखित कार्य था।
तो इसमें भी आप वही देखेंगे कि दोनों सेंटेंसेस को देखा तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये रही। आप इसको थर्ड फॉर्म ना समझ लें, ना ही ऊपर लेफ्ट और उसके ऊपर फाउंड इसको समझें। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था स्ट्रक्चर में, जब मेन वर्ब की, ये क्या है, मेन वर्ब की जगह है, ये क्या है, मेन वर्ब की जगह है। मेन वर्ब की जगह पर जब आएगी थर्ड फॉर्म तो वो जो है वर्ब का टास्क परफॉर्म कर रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त जब कहीं पर आएगा तब आपका वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ना कि ये कंप्लीटेड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि मेन वर्ब की जगह पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग आई हुई है। तो हम इस रिटिन को जिसके लिए कहा गया है उसके पास लाके रख देंगे। वो रिटिन कहा है वर्क को, तो इसलिए इस सेंटेंस को सिंथेसिस हम किस प्रकार से करेंगे, लेट अस सी। शी completed the written work, no other way to combine it। इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है कंबाइन करने का, एक ही प्रकार से इसको कंबाइन किया जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम देखते हैं अगला। द बॉय एट द फ्रूट्स, लड़के ने फल खाए। दे वर रोटेन, बे सड़े हुए थे। अब देखो बे सड़े हुए अर्थ थे अर्थात फ्रूट्स, यहाँ पर दे जो है वो फ्रूट्स के लिए यूज़ किया गया है, ना कि बॉय के लिए। बे सड़े हुए थे, तो देखो ये आया आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो ये सड़े हुए किसको बोला है, सड़े हुए बोला है फ्रूट्स को। तो सिंपली आप इस रोटेन को फ्रूट्स के आगे ला के रख देंगे और इस वाले सेंटेंस को इस तरह से आप बना देंगे और तब ये सेंटेंस हो जाएगा द बॉय एट द रोटेन फ्रूट्स, दैट्स ऑल्सो डन। ये भी हो गया। एंड नाउ सी द नेक्स्ट। अब अगला देखते हैं। द नेक्स्ट इज समथिंग लेंदी एंड देयर आर 3 सेंटेंसेस इन द नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज द गर्ल सॉ अ मैन, लड़की ने एक आदमी को देखा। ही वॉज डेड, वह मरा हुआ था, यानी कि आदमी जो था वो मरा हुआ था, यानी कि मर गया था, यानी कि डेड बॉडी थी उसकी। द नेक्स्ट वन इज ही वॉज कवर्ड, कवर्ड, ही वॉज कवर्ड विद श्राउड, वह कफन से ढका हुआ था। तो देखें, एक लड़की ने एक आदमी को देखा, आदमी मर चुका था, मरा हुआ था, और वो आदमी जो था मरने के बाद कफन से ढका हुआ था, यानी कि उसकी डेड बॉडी को कफन से ढका गया था। तो ये 3 सेंटेंसेस हैं, इनको हमें कंबाइन करके एक बनाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दूसरे सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल दिया है डेड, जो कि डाई की थर्ड फॉर्म है। तो इस डेड, ये डेड मरा हुआ किसे कहा गया है, मैन को। तो हम इसको इसके साथ में लाके रख लेंगे। तो ये सेंटेंस आपका बनेगा द गर्ल सॉ अ डेड मैन। अब हम तीसरा वाला सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज कवर्ड। तो इसमें कवर्ड ये भी थर्ड फॉर्म है और इसके साथ ये पूरा जुड़ा हुआ एक साथ है, इसलिए पूरा जुड़ा हुआ एक साथ ही रहेगा। तो जो आप पीछे लिख देंगे कवर्ड विद श्राउड। बच्चों श्राउड मीन्स होता है कफन। तो अब ये तीनों को कंबाइन करने के बाद ये सेंटेंस बना द गर्ल सॉ अ डेड मैन कवर्ड विद श्राउड। इसमें 2 पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया, पहला ये डेड मैन, दूसरा ये कवर्ड। ये मैन जो है इसकी 2 जो है एडजेक्टिव दिए हुए हैं, पहला डेड मरा हुआ है, दूसरा कवर्ड ढका हुआ है। मरा हुआ है, ढका हुआ है, लेकिन किसके साथ ढका हुआ है, श्राउड, कफन के साथ। तो इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ हुआ कि लड़की ने एक आदमी जो कि कफन से ढका हुआ था, मरे हुए आदमी को देखा, यानी कि लड़की ने एक मृत को कफन से ढका हुआ देखा। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज दिस हियर, कम टू अगेन दिस पेज। शी फाउंड हर पेन,
उसको उसका पेन मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, लॉस्ट खो गया। उस इट पेन के लिए यूज़ किया गया है, उसका पेन खो गया था। तो ये लॉस्ट जो है वो इसकी लॉस की जो है वो थर्ड फॉर्म है, ये रही लॉस की थर्ड फॉर्म, लॉस्ट खोया हुआ। तो इस लॉस्ट को आप अगर पेन के पास लाकर रख देंगे तो ये सेंटेंस बनकर यूँ इस तरह से आ जाएगा, शी फाउंड हर लॉस्ट पेन। उसको उसका खोया हुआ पेन मिल गया। तो बच्चों ये था आज का हमारा अगला टॉपिक, पास्ट पार्टिसिपल, और इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और I hope so you would have liked this video, and this is my suggestion to again go to playlist and find my other videos. The videos are on the synthesis, on the tenses as well as prepositions. Go to playlist and watch my all videos from beginning to end. If you like them, then please subscribe my channel, share my videos, and also like and give the comment in the comment box. Goodbye.